वालेकुम। अगर 4 जुलाई 2026 को आपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे का पेपर और उर्दू ऐसे का पेपर देना है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर है। सबसे पहले अगर हम हालिया रिजल्ट्स को देखें, जो रीसेंट रिजल्ट्स आए जिसमें सर्विस कोटा की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो सीट्स थी, उनके ऊपर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जो लोग ऑलरेडी प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी ने इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई नहीं किया। उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो इटसेल्फ है। प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब की नौयत है वो इतनी डॉन्टिंग है, इतनी हेक्टिक है कि वहाँ कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो अपनी स्टडी को भी टाइम दें और अपने साथ इंग्लिश ऐसे की भी तैयारी करें। मेरी फैमिली से मल्टीपल कैंडिडेट जो हैं वो प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं। आई नो कि उनका काम जो है वो शिफ्टों में होता है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और शिफ्ट भी किसी वक्त भी मतलब है कि जो ड्यूटी रोस्टर होता है उसमें किसी भी कैंडिडेट को किसी वक्त भी कॉल करके बता दिया जाता है कि आपकी, मतलब है वार्डर को, सीनियर वार्डर को बता दिया जाता है कि आपकी शाम में भी ड्यूटी है, 10 से आगे ऑनवर्ड, या सुबह 2 बजे से ऑनवर्ड, या दिन को 10 बजे से ऑनवर्ड, या इस तरह दिन को 2 बजे से ऑनवर्ड। तो मैं डिटेल में नहीं चाहूंगा कि कैंडिडेट्स जो हैं उस इसकी और क्या रीजंस हो सकती हैं जो प्रिजन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और वो इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई नहीं कर सके। मैं बात करूंगा कि जो कैंडिडेट्स जनरल कैंडिडेट्स, यानी कि जो लोग किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, या जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल यानी 16 स्केल का, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल यानी 17 स्केल का इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर देने जा रहे हैं 4 जुलाई 2026 को, वो अपने इंग्लिश ऐसे को कैसे लिखें, वो अपने इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन को कैसे लिखें ताकि वो इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई कर सके। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल यानी एएसजे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल यानी डीएसजे, चाहे वो मेल हैं कैंडिडेट या फीमेल हैं, दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल साबित होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद, आप उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे दोनों पोस्ट के लिए, एएसजे और डीएसजे के लिए इफेक्टिव अंदाज में लिख पाएंगे और आप इंग्लिश ऐसे को और उर्दू ऐसे को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, जो कि एएसजे और डीएसजे के इम्तिहान में पेपर में शामिल हो सकता है। बहुत से टॉपिक्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है। तो टॉपिक कौन सा है और उसके ऊपर आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, लेट्स गो। आप जरा देखें, मैं इसको मजीद मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूं। टॉपिक में लेके आया हूं प्रिजन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान का जो प्रिजन का सिस्टम है उसके अंदर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर उसकी रिफॉर्म या उसकी उसके सॉल्यूशंस क्या है। ये हमारा टॉपिक है। एएसजे और डीएसजे के पेपर के अंदर ये एक हॉट टॉपिक हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं, तो आपको इससे मिलते जुलते जो 2 डायमेंशनल टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस इन पाकिस्तान, challenges and reforms, democracy in Pakistan, challenges and solutions, या इसी तरह मिलते जुलते जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो इसकी आउटलाइन आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आउटलाइन, और उसके नीचे पहली हेडिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी? इंट्रोडक्शन की हेडिंग। याद रखिएगा, आउटलाइन जब आप लिख रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखते। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसकी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी इंट्रोडक्शन की। मैं इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। दूसरी हेडिंग आप देंगे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रिजन सिस्टम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो प्रिजन सिस्टम है उसकी हिस्ट्री में जाएंगे। उसमें आप कॉलोनियल लेगेसी का हवाला देंगे। लेगेसी यानी ब्रिटिश रूल रहा बरसगीर में, तो हमारी प्रिजन का सिस्टम है वही है जो कि कॉलोनियल दौर का था। और दूसरा आप बात करेंगे कि 1947 के बाद हमारे अंदर प्रिजन जो जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई हैं।
इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। ये दूसरी हेडिंग देंगे आउटलाइन में। तीसरी हेडिंग आपकी डायरेक्ट टॉपिक को आप हिट करें। टॉपिक क्या था जरा देखें, प्रिजन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। मेजरली जो आपकी आउटलाइन है वो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन आर ऐसे के अंदर होती है। दूसरी हेडिंग के अंदर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देंगे, जिसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन बात करेंगे कि प्रिजन कैसे चल रही है। और उसके बाद जो मेन बात जो ऐसे जो एग्जामिनर चाहता है वो है कि आप प्रिजन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस क्या है, और रिफॉर्म या अपॉर्चुनिटीज या उसका सोल्यूशंस क्या है, यानी वे फॉरवर्ड क्या है। तो आप तीसरी हेडिंग क्या देंगे जो चैलेंजेस को हिट कर रही होगी, टारगेट कर रही होगी, और वो क्या है, मेजर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम। अब ये तीसरी हेडिंग है, ये फ्रेज की शक्ल में होगी। इसके आगे दो डॉट्स देने हैं, दो वर्टिकल कॉलम, क्योंकि इसके नीचे हमने सब आउटलाइन लिखनी है। और चौथी हेडिंग आप क्या देंगे, रिकमेंडेशंस फॉर अफेक्टिव प्रिजन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। अगर टॉपिक में पाकिस्तान है तो वो लिखेंगे, और इसके आगे भी कॉलम देंगे, क्योंकि इसके नीचे भी हम छः अगर टॉपिक्स, अगर हमने चैलेंजेस छह बताए होंगे तो हम यहाँ पे रिफॉर्म्स या रिकमेंडेशन भी छह देंगे। और आखिरी हेडिंग क्या होगी आपकी, कंक्लूजन की। अब ये तो हम मैंने ओवरऑल बता दिया कि आपकी क्या होंगी, छह हेडिंग्स होंगी। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग में हिस्टोरिकल जो है वो आप देंगे, बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रिजन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसके आगे कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आप सब हेडिंग नहीं देंगे। तीसरी हेडिंग आपकी क्या होगी, चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस या सेलिएंट चैलेंजेस या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस या ग्रेव चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम। और उसके बाद चौथी हेडिंग क्या होगी, उनको सॉल्यूशंस यानी रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस फॉर इफेक्टिव रिफॉर्म्स इन इफेक्टिव प्रिजन सिस्टम इन पाकिस्तान। और पांचवी हेडिंग क्या होगी आपकी, कंक्लूजन की। अब हम देखते हैं कि जो पहली हेडिंग होगी, अब इस आउटलाइन को मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको, ताकि इसके ऊपर जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो ऐसे में क्या लिखना है आपने। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की है, आउटलाइन के अंदर इसमें कुछ नहीं लिखना। ये जो चीजें मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नीचे लिखी हैं, ये बता रहा हूँ आपको कि आप इंट्रोडक्शन का जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, आउटलाइन के अंदर नीचे कुछ नहीं होगा। आप जब इसके ऊपर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप बताएंगे कि प्रिजन जो है वो एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन होता है, ना कि कोई पुनिटिव इंस्टीट्यूशन होता है। कोई ये सजा देने का इदारा नहीं होता, बल्कि ये एक इंसान के कंडक्ट को, इंसान के बिहेवियर को करेक्ट करने का, इंसान का क्रिमिनल क्रिमिनल जो माइंडसेट है, क्रिमिनल जो बिहेवियर है उसको बेहतर करने का एक इदारा होता है बेसिकली। फिर आप इसमें लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देंगे, जैसे मैंने पहले दूसरी हेडिंग में बात की है, कि उसमें आप बताएंगे कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया ये जो बड़े सगीर है, इसके अंदर बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था। तो उस दौर से प्रिजन प्रिजन की जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती आ रही थी, पाकिस्तान के बाद भी वही जो है वो इन प्रैक्टिस है। और फिर आप बताएंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रिजन सिस्टम है, चूंकि कॉलोनियल एरा से चलता आ रहा है, तो इसके अंदर जरूरत है किसी चीज की, ट्रांसफॉर्मेशन की। यानी इसके अंदर जरूरत है किसी चीज की कि हमारे जो प्रिजन हैं उनको पुनिटिव सेंटर्स यानी सजाओं का इदारा बनाने की बजाय हम इनको रिहेबिलिटेटिव इंस्टीट्यूशंस या करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। ये इसके ऊपर बात करेंगे आप। और इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा उसकी लास्ट दो जो लाइन होंगी उसके अंदर आप लेंगे थीसिस स्टेटमेंट। और थीसिस स्टेटमेंट भी मैंने जहां लिख दी है, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आउटलाइन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। और याद रखें जो इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है उसमें कोई हेडिंग नहीं होती, ना उसमें कोई थीसिस स्टेटमेंट होगा, ना इंट्रोडक्शन होगा, ना उसमें कोई चैलेंजेस की हेडिंग होगी, ना कोई सॉल्यूशंस की या रिकमेंडेशन की हेडिंग होगी, ना ही कंक्लूजन की हेडिंग होगी। ये सिर्फ जो हेडिंग मैंने दी हुई है, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की और दूसरी हेडिंग जो मैंने दी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये बेसिकली आउटलाइन के अंदर होगी। और इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे आउटलाइन। हाँ अलबत्ता जब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो जो तीन चीजें मैंने बताई हैं आपको, कि आप बताएंगे कि प्रिजन एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन होता है, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देंगे प्रिजन का, और तीसरा आप बताएंगे कि रिफॉर्म की जरूरत है। और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जब खत्म कर रहे होंगे ऐसे के अंदर, तो आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे, और वो क्या होगी, उसमें आप बताएंगे, थीसिस स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपके ऐसे के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। आप लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी दो लाइन में कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, कि पाकिस्तान में कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सेफगार्ड्स मौजूद है। लीगल सेफगार्ड, ये लीगल सेफगार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वो हैं जो हमारे बेसिकली प्रिजन लॉज हैं, जो प्रिजन प्रिजन रूल्स हैं बेसिकली। उनके बावजूद पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम सफर्स फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, पहली बात, इनएडुकेट फैसिलिटीज, तीसरी दूसरी बात, आउटडेटेड लॉज एंड पुअर रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म। ये चार बातें कि पाकिस्तान का जो प्रिजन सिस्टम है वो सफर कर रहा है कि यहाँ पे क्राउडेड, ओवर क्राउडेड प्रिजन हैं, इनएडुकेट फैसिलिटीज हैं,
और आउटडेटेड लॉज चलते आ रहे हैं कॉलोनियल एरिया से। और चौथा जो है वो पुअर रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म है। ये चार प्रॉब्लम्स हैं हमारी प्रिजन्स को कॉमा लगा के आप लिखेंगे नेसेसिटेटिंग। ये हमें बता रहे हैं कि ये प्रिजन्स जो हमारी हैं वो मुतकाजी हैं किस चीज की, जरूरत किस चीज की है, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न करेक्शनल सिस्टम। कि ये जो चार प्रॉब्लम मैंने बताए हैं, अगरचे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रिजन जो है उनमें चार प्रॉब्लम है जो नेसेसिटेट करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाई जाएं, ताकि मॉडर्न करेक्शनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा सके हमारी प्रिजन के अंदर। तो ये तीसरी स्टेटमेंट होगी जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एंड पे लिखी जाती है। दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि हम कॉलोनियल लेगेसी है जो ब्रिटिश राज के दौर में, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौर में जो बड़े सभी सब कॉन्टिनेंट में जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन चलती आ रही थी, वही लॉज वही रूल्स हमारे चलते आ रहे हैं, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। और अभी भी हमारे प्रिजन के अंदर वही उस तरीके से ही मैथ सिस्टम चलता आ रहा है, उसी सिस्टम पे अटेंडेंस होती है, उसी सिस्टम के ऊपर बैरक्स बनी हुई है, उसी सिस्टम के ऊपर जब भी कोई प्रिजनर आता है तो उसकी चेकिंग होती है, उसी सिस्टम के ऊपर जब भी कोई कोर्ट की तरफ से आता है कि बेल आ जाती है, उसी सिस्टम पे उसको रिहा किया जाता है ऑन बेल। तो ये सारी चीजें वही चलती आ रही हैं और फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के बाद भी वही एरा चलता आ रहा है। इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। तीसरा पैराग्राफ जो होगा उसमें आपने बेसिकली पहला चैलेंज लिखना है। अब जरा देखें मेजर जो चैलेंजेस हैं, जो आउटलाइन है उसके अंदर आप लिखें। अच्छा, ये जो दूसरी हेडिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रिजन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये आउटलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना। जो कुछ मैंने लिखा है कॉलोनियल लेगेसी और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स, ये आपको इशारा दिया है कि इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिखेंगे आउटलाइन अपना ऐसे के अंदर, तो आपने इन दो चीजों का जिक्र करना है कि कॉलोनियल लेगेसी के दौर में प्रिजन कैसे थी और आप पाकिस्तान बनने के बाद प्रिजन कैसे हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, वही प्रिजन के रूल्स और प्रिजन के लॉज चलते आ रहे हैं। फिर अब तीसरी जो हेडिंग है आउटलाइन के अंदर वो है मेजर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम। ये आउटलाइन के अंदर जो तीसरी हेडिंग है, इसके नीचे चूंकि सब हेडिंग होंगी, इसलिए इसके आगे आपने इस फ्रेज के आगे कॉलन दिया है, मेजर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम कॉलन। कॉलन इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके नीचे हम सब आउटलाइन लिखें। और याद रखें सब आउटलाइन आउटलाइन ऐसे की आउटलाइन के अंदर हमेशा सेंटेंस की शक्ल में लिखनी है। जरा देखें, क्योंकि तीसरी हेडिंग है तो इसके नीचे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 मैं छह जो है इसके अंदर नीचे सब आउटलाइन दूंगा, जो कि बेसिकली छह चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान की प्रिजन सिस्टम को। पहली बात, ओवर क्राउडिंग इज अ सफोकेटिंग इशू ऑफ टूडेज प्रिजन। अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड, स्पेस कम होती है और ज्यादा कैदी वहां पर उनको रखा जाता है। दूसरा, आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क, वो जो आउटडेटेड जो प्रिजन लॉज और रूल चल रहे हैं, फेल आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क फेल्स टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रिजन के, उसको मीट नहीं कर पाते हमारे आउटडेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क या लीगल प्रोविजन या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज हैं या आप कह सकते हैं रूल्स हैं। दूसरा तीसरा चैलेंज लिखेंगे कि इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। इस तरह तीसरा जो है वो इन एडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज ऑन हेल्थ ऑफ इनमेट्स। अब ये यहाँ पे मैंने एडुकेट हेल्थ की ये एच कैपिटल किया हुआ थी, इनको आप क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस लिखा जाता है उसी तरह लिखेंगे, तो कैपिटल इसमें नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ है लीगल, तो इसको भी इसी तरीके लिखेंगे, कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा था तीसरा चैलेंज क्या है कि इन एजुकेट हेल्थ फैसिलिटीज हॉन्ट हेल्थ ऑफ इनमेट्स। इनमेट का मतलब है जो प्रिजनर्स है, जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उसके लिए कोई डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट सफिशिएंट तादाद में नहीं होते। ये एक तीसरा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर एक चैलेंज वो लिखेंगे पैराग्राफ ऐसे के अंदर। चौथा आप लिख सकते हैं कि डिहेबिलिटेशन ऑफ सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की डेफिशिएंसी है दैट लिमिट्स वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स। यहाँ पे भी प्रिजनर का भी पी स्मॉल कर देंगे कि पाकिस्तान जो प्रिजनर्स हैं उनके अंदर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स की कमी होती है, इस वजह से जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी वेलफेयर लिमिटेड होती है। इसके ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे। और पांचवा पैराग्राफ आप लिखेंगे करप्शन वीकन्स गवर्नेंस सिस्टम इन प्रिजन्स। पाकिस्तान की जो प्रिजन्स हैं उनके अंदर जो बेसिकली करप्शन है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि गवर्नेंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है प्रिजन्स का, वो क्या है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट देती है कि प्रिजनर्स की मेस के ऊपर लगाएं, वो प्रिजन अथॉरिटीज के जो हाई अप्स होते हैं वो खा जाते हैं, पूरा बजट लगाते हैं। इसी तरह जो भी वहां पे कैदियों की जमानत के लिए लोग आते हैं या जो कैदी आते हैं उनकी तलाशी जब ली जाती है तो पैसे दाएं बाएं कर किए जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। और फिर
जो बाहर से खाना उनके लिए आता है, जो लोग उनके लिए उनको मुलाकात करने के लिए आते हैं, वो खाना भी अमूमन प्रिजन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो मिली भगत से वो भी उसमें से अपना हिस्सा ले लेते हैं। ये भी रिपोर्टेड फैक्ट्स है। उसके बाद अगर हम देखें छठा इशू वो ये, इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। और छठा जो इशू है वो है कि विमेन एंड जुवेनाइल प्रिजनर्स, जो खवातीन प्रिजनर्स होती हैं और जो जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं अंडर 18, उन प्रिजनर्स, वो जो प्रिजनर्स होते हैं खवातीन और बच्चे जो हैं, दे सफर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। वो भी खास तौर पे बच्चे और जो खवातीन हैं, वो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं होती खवातीन और बच्चों के लिए, इसलिए वो भी बहुत सफर करते हैं। तो ये 6 प्रॉब्लम चैलेंजेस, इसके ऊपर भी एक पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। अब आपने रिकमेंडेशन देनी है, रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिव प्रिजन रिफॉर्म्स। ये आउटलाइन के अंदर जो चौथी आपकी हेडिंग होगी, इसके आगे कॉलन लगाएंगे क्योंकि इसमें सब आउटलाइन होगी और ये फ्रेज की शक्ल में होगी। मेन आउटलाइन फ्रेज की शक्ल में, सब आउटलाइन आपकी कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में होगी। अब रिकमेंडेशंस क्या है, या इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं, या वे फॉरवर्ड फॉर इफेक्टिव प्रिजन रिफॉर्म। पहला कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन लॉज। ये आजकल जो प्रिजन लॉज जो हमारे लागू हैं, जिलों के अंदर जो कवानीन लागू हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इज द नीड ऑफ और, ये जरूरत वक्त है कि हमारे वो प्रिजन लॉ जो रूल्स और लॉज चलते आ रहे हैं 19 सदी के, वो उनको चेंज करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। यानी कि जो हमारे इस टाइम ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आप कह सकते हैं गारंटीज, प्रोविजंस और लॉज और रूल्स मुतारिफ करवाए जाने चाहिए, जो आजकल की सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करते हो। उस तरीके से आपने एक्स दूसरी हेडिंग देनी है, इसको पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। दूसरी हेडिंग आप देंगे आउटलाइन, सब हेडिंग क्या होगी, अब ये पूरा सेंटेंस की शक्ल में है, सब आउटलाइन। एक्सपेंशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को क्या करना चाहिए, बेसिकली उनको एक्सपैंड करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को एक्सपैंड करना क्या है, शुड बी प्रायोरिटाइज, उसको प्रायोरिटी रखना चाहिए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जिससे जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी इकोनॉमिकल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। यानी कि उनको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उनको ऐसी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की सपोर्ट दी जाती है, उनको सेशंस करवाए जाते हैं और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कमाने के काबिल हो जाए। और उनका बिहेव, उनकी जो सोच है, उनकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है वो खत्म हो जाए, उनसे उनसे प्रोडक्टिव काम करवाया जाता है, करवाया जाना चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। और तीसरी हेडिंग सब आउटलाइन में लिखेंगे रिकमेंडेशन में कि इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये जो सेहत की फैसिलिटीज हैं उनको क्या करने की जरूरत है, बेसिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, विल इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ प्रिजन्स। प्रिजन के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिसमें डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वो होते हैं जिससे उनकी वेलफेयर होती है, इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। और चौथी हेडिंग, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखा जाएगा तीसरी के ऊपर भी। चौथी जो सब आउटलाइन है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रिजन स्टाफ। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, जिसमें जो प्रिजन स्टाफ होता है उसकी एफिशिएंसी में क्या होता है, बेसिकली उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि उनकी जो इस्तात होती है काम करने की, वो बढ़ जाती है। उसको इम्प्रूव करने की, उसको नेसेसिटेट करने की जरूरत है कि प्रिजन स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग को अहमियत दी जानी चाहिए। यानी कि उनकी ऐसे ट्रेनिंग करवानी दी जानी चाहिए कि जो प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजन स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो हाई अप्स हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव वे में अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम दे सके। इसके पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। पांचवा पैराग्राफ आप लिखेंगे स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी। ये याद रखिएगा कि अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, दैट विल रिजल्ट इन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। कि जो प्रिजन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो हाई अप्स होते हैं, वो अक्सर करप्ट होते हैं, तो उनकी करप्शन को खत्म करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है ताकि वो बेहतर अंदाज में इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर सकें। और इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। और छठी क्या होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर विमेन, खवातीन के लिए, एंड जुवेनाइल क्या होते हैं, जो अंडर 18 बच्चे होते हैं, बच्चियां बच्चे। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर विमेन एंड जुवेनाइल्स शुड बी टॉप नॉच प्रायोरिटी। कि बच्चियों बच्चों की और जो खवातीन हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है जेलों के अंदर, फिजिकल प्रोटेक्शन और इमोशनल प्रोटेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी, टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी पैराग्राफ लिखा जाएगा। 6 चैलेंजेस थे, अकॉर्डिंगली हमने 6 सोल्यूशन या रिकमेंडेशन दी हैं। और आखिरी हेडिंग क्या होगी, कंक्लूजन की। आउटलाइन के अंदर चाहे इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो चाहे कंक्लूजन की हो, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाता। तो कंक्लूजन के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो कुछ मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए कि जब आप इस पर ऐसे लिख रहे होंगे तो आपका जो आखिरी पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, उसमें आप ये बात लिखेंगे कि प्रिजन रिफॉर्म इंडिस्पेंसिबल है, नागुजीर है। क्यों, फॉर एंश्योरिंग जस्टिस, ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ इंसाफ हो सके, रिहेबिलिटेशन उनकी हो सके और उनकी सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके।
ये बात उसमें लिखेंगे लाजमी कंक्लूजन पैराग्राफ में। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कंक्लूजन के पैराग्राफ में कि पाकिस्तान नीड्स अ ह्यूमेन, एफिशिएंट एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रिजन सिस्टम। पाकिस्तान का जो प्रिजन सिस्टम है वो उसके अंदर बड़ा आजाना निजाम हो, ह्यूमेन यानी कि उसमें हम्बल लोग हों, एम्प्लॉइज जो हैं, और एफिशिएंट हो, उसमें कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, कम टाइम के अंदर ज्यादा अच्छा इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो, और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रिजन सिस्टम हो, यानी कि उसमें इस्लाहात लाई जाए। और आखिरी पैराग्राफ में आप ये भी लिखेंगे कि ट्रांसफार्मिंग प्रिजन्स इनटू करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, यानी प्रिजन हमारे यहाँ जो काम कर रही है वो पुनिटिव सेंटर्स है, वहां सजा दी जाती है, सिर्फ सजा पे फोकस होता है, यानी कि डंडे के जोर पे काम उनको बेहतर किया जाता है, करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो आप आखिरी पैराग्राफ में, कंक्लूजन पैराग्राफ में जो बात लिखेंगे ये लाजमी लिखेंगे कि ट्रांसफार्मिंग प्रिजन्स इनटू करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस या इनटू रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशंस विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट एंड क्राइम रिडक्शन। ये जो क्राइम रिडक्शन है इसको हम रेसिडिविज्म भी कहते हैं। अक्सर लोग जेलों में आके जब उनकी बेल होती है, जब वो निकलते हैं तो वो दोबारा जुर्म करते हैं, क्योंकि जेल के अंदर उनको इतना तशद्दुद किया जाता है, वायलेंस की जाती है कि उनका दिमाग के अंदर फिर क्रिमिनल उनका माइंड सेट हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा हमें हमने जो जुर्म जुर्म किया उस पर हमें सजा दी गई, लो हम जेल के बाद निकलने के बाद हम दोबारा जुर्म करेंगे, और फिर वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं या अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो पंजाब पाकिस्तान के अंदर प्रिजन्स को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि उनको करेक्शनल या रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए, ताकि अगर ऐसा किया जाए तो इट विल इन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट होगी, और क्राइम रिडक्शन होगी, यानी रेसिडिविज्म कम होगा। रेसिडिविज्म कहते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय, एक बंदा अगर जेल में आता है तो जेल से निकल के अगर वो दोबारा क्राइम करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेसिडिविज्म। तो रिडक्शन, रेसिडिविज्म की भी खात्मा होगा, और नेशनल डेवलपमेंट भी पाकिस्तान की इंप्रूव होगी, अगर क्या हो, जेलों को पुनिटिव सेंटर्स की बजाय करेक्शनल या रिहेबिलिटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए, जिसके लिए अब सेट जो 6 रिफॉर्म्स है वो मुतारिफ करवाने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ऐसे समझ आ गया होगा। अब आपने सपोर्टिंग कोड इस ऐसे के अंदर 2 से 3 जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये आपका बेसिकली हेल्पिंग डाटा है। इस ऐसे के अंदर आप दोस्तों की एक कोटेशन लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन इन सोसाइटी कैन बी जज्ड बाय एंटरिंग इट्स प्रिजन्स। कि अगर किसी कौम की या किसी सोसाइटी की आपने देखना हो कि ये कितनी महजब है, तो आप उसकी जेलों में एंटर होकर देख लें कि उनके उनके कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जा सकता है। ये ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। इसी तरह जेरेमी बेंथम की एक स्पीच है, उसके अंदर बेसिकली एक लाइन बोली गई जो उन्होंने बोली, जेरेमी बेंथम, उसने कहा था कि प्रिजन्स आर बिल्ट विद स्टोन्स ऑफ लॉ बट दे शुड बी गवर्न्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर कि जेलों को, उनकी जो दीवारें होती हैं वो लॉ के पत्थरों से बनाई जाती हैं, लेकिन उन जेल को जो कैदी होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो जो इनमेट्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, चाहे मेल फीमेल है चाहे बच्चे हैं, वो क्या है, आफ्टर ऑल वो ह्यूमंस है, तो उनकी स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी से उनको ट्रीट या गवर्न किया जाना चाहिए। तो आप ये जो जेरेमी बेंथम की कोट है ये भी लिख सकते हैं। और नेल्सन मंडेला का एक कोट है जो कि आप अपने ऐसे के अंदर कोट कर सकते हैं, ऐसे के दरमियान में जहां भी आपको जरूरत पड़े, कि द पर्पज ऑफ प्रिजन शुड बी रिफॉर्मेशन नॉट रिवेंज। कि जेल के अंदर जो प्रिजनर्स आ जाए आप उनसे बदला ना लें, बल्कि उनको रिफॉर्म करें, ताकि जेल से जब निकलें तो वो एक अच्छे कैदी, अच्छे इंसान बन के जाए। उसके बाद एक और ऑस्कर वाइल्ड की एक कोटेशन है, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। ये 4-5 मैंने कोटेशन दिए, इसमें से आप कोई भी 2 कोटेशन जो आपको पसंद आए आप अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं, एट द एंड, शुरू में या ऐसे के दरमियान में, जहां जरूरत पड़े, कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हर जो सूफी है उसका भी कोई माजी था, और हर जो सिनर है, जो गुनाहगार है, जो प्रिजनर है, उसका भी कोई फ्यूचर हो सकता है, यानी कि उसका भी कोई फ्यूचर बेहतर हो सकता है, अगर इस सोच के साथ उनको अच्छा ट्रीट किया जाए तो हर प्रिजनर, हर सिनर का अच्छा मुस्तकबिल हो सकता है, अगर हम उसको उसकी रिफॉर्मेशन पे, करेक्शन पे काम करें। उसके बाद कुछ रेलेवेंट बुक्स हैं जो इस ऐसे के अंदर आप कोट कर सकते हैं। एक किताब है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, मियां मोहम्मद अमीन की, आप इसका हवाला दे सकते हैं कि उस इस किताब के अंदर ये रिफॉर्मेशन की बात की गई है और चैलेंजेस हाईलाइट किए गए हैं। आप एक किताब है, कुछ रूल्स हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के, और प्रिजनर्स एक्ट 1894, इनका हवाला दे सकते हैं जब चैलेंजेस की बात कर रहे हो, तो उनको एड्रेस करने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारा प्रिजनर एक्ट 1894 का और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो 1978 के, वो कॉलोनियल एरा के हैं, लिहाजा हमें ये जो प्रिजन एक्ट है 1894, ये कॉलोनियल एरा का है, इसको हमें, ये आउटडेट हो चुका है, इसको हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इसी तरह एक आप और किताब का हवाला दे सकते हैं, वो है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, और वो किताब है परन जैपी की, और ये किताब जो है, इस किताब का हवाला दे सकते हैं। एक और किताब है डिसिप्लिन एंड पनिश, बेसिकली ये किताब है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इसको वैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, आई थिंक सो। डिसिप्लिन एंड पनिश ही है, लेकिन पनिशमेंट के माइंड मेरी छठी इस कह रही है कि ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट किताब है। और ये माइकल फोकॉल्ट की किताब है, जो कि बेसिकली एक सोशल साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनकी किताब है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। और इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, उनको डिसिप्लिन करने की जरूरत है इनमेट्स को, प्रिजनर्स को। और वो कैसे होगा? थ्रू रिहेबिलिटेशन एंड थ्रू करेक्शन ऑफ देयर बिहेवियर, थ्रू पॉजिटिव reinforcement, थ्रू engaging them in vocational training, थ्रू रिहेबिलिटेशन ऑफ देयर हेल्थ। उसके बाद एक और किताब है द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ प्रिजन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। इस किताब का हवाला दे सकते हैं ऐसे के अंदर, आप किसी पैराग्राफ के अंदर। और एक और किताब है इनसाइड द क्रिमिनल माइंड। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके माइंड में क्या होता है कि वो कैदी बनते हैं, सॉरी प्रिजनर बनते हैं या क्रिमिनल बनते हैं। तो ये किताब है स्टैंटन सैम नो की, और इस किताब का भी हवाला दे सकते हैं इनसाइड द क्रिमिनल माइंड अपने ऐसे के अंदर। तो ये बेसिकली कुछ बुक्स थी, जो 7 बुक्स हैं, और कुछ चार के करीब मैंने यहाँ पे 5 बेसिकली आपको कुछ कोटेशन दी हैं। ये आपके ऐसे को असिस्ट करेंगी, ऐसे के अंदर आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, या लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की पेपर का देने जा रहे हैं 4 जुलाई को, तो आपको आउटलाइन इस तरीके से लिखनी चाहिए। इसी तरह अगर आप उर्दू के ऐसे को लिखना चाहते हैं, तो उर्दू के ऐसे के अंदर आउटलाइन की जगह आप लिखेंगे खाका। पहला आप लिखेंगे तारुफ। दूसरा आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक के अंदर आप क्या लिखेंगे? आउटलाइन के अंदर जो दूसरी हेडिंग होगी वो क्या लिखेंगे? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो आ, जिंदा का निज़ाम है, उसका तारीखी पस मंज़र। और तीसरी हेडिंग लिखेंगे कि पाकिस्तान के निज़ाम जिंदा की मसाइल। और उसके नीचे जो चौथी हेडिंग होगी उसमें लिखेंगे पाकिस्तान के निज़ाम जिंदा को बेहतर करने की तजावीज़। और आखिरी हेडिंग क्या लिखेंगे? जिसको हम लिखेंगे, आप कंक्लूजन को आप क्या लिखेंगे? इख्तितामिया। तो अगर आप ASJ या DSJ यानी असिस्टेंट स्टूडेंट जेल, डिप्टी स्टूडेंट जेल, या 5 जुलाई को जो पेपर है बेसिकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अगर आप ये देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर, उसकी आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पहला जो लिंक दूंगा वो बेसिकली होगा एक पोस्टर का। उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास सामने शो हो जाएगा। उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स इंग्लिश में भी और उर्दू में भी उनकी आउटलाइन मुझसे हासिल कर सकते हैं ऑन अ वेरी इकोनॉमिकल फी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद इमरान खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इंग्लिश ऐसे हो, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन हो, कंपेरेटिव एग्जाम्स हो, तहसीलदार का एग्जाम हो, पैरा का के एग्जाम हो, FIE के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, या पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक पुलिस के एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ASJ और DSJ के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ऐसे की या उर्दू ऐसे की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान।